लोगों के मन में होता है कि मैं आईसीयू गया हूँ तो शायद वापस नहीं आऊंगा, वेंटिलेटर पे चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो 80% पेशेंट बच के जाते हैं। तो सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपना बताइए जहाँ पे आपने डेथ को बहुत ही क्लोजली देखा हो। उसके फादर मुझे मिले उसी आईसीयू में, हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ, और वो नहीं बच पाया था। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं बच पाया था। नमस्ते व्यूअर्स, हम लोग देख रहे हैं बनारस पॉडकास्ट और आज हमारे सामने एक स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। तो डॉक्टर हिमांशु कुमार के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको सबको बता देता हूँ। डॉक्टर हिमांशु कुमार ने अपना MBBS कोल्हापुर महाराष्ट्र से किया, इसके बाद MS एनेस्थीसिया में बिहार से किया और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी BHU IMS BHU वाराणसी से किया। अभी डॉक्टर हिमांशु कुमार मैटिस द मेडिसिटी में क्रिटिकल केयर फिजिशियन के तौर पे काम कर रहे हैं और जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो चंदौली में खुलने वाला है। तो आज हम लोग डॉक्टर हिमांशु कुमार से जानने वाले हैं क्रिटिकल केयर के बारे में बहुत सारी चीजें, जिसमें काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता रहती हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपने फील्ड के बारे में पहले बताइए कि क्रिटिकल केयर में क्या चीजें होती हैं जो आपको डील करनी रहती हैं। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद सबको, नमस्कार आपके व्यूअर्स को। अनुराग सर का धन्यवाद, इन्होंने मुझे बुलाया पॉडकास्ट के लिए। और आपका जो पहला प्रश्न है क्रिटिकल केयर में हम लोग क्या डील करते हैं, तो वैसी बीमारियां जो क्रिटिकली इल करती हैं, मतलब जहाँ पे जान का खतरा बन जाता है, वैसे मरीजों को हम डील करते हैं। मेनली इसको अगर बोले आम भाषा में तो आईसीयू को डील करते हैं। ओके। और आईसीयू में वो पेशेंट आते हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, डायलिसिस की नीड है, सांस फूल रहा है, ऐसी बीमारी है जो जान पे खतरा बन सकता है, उसको हम लोग मेनली डील करते हैं। तो सर इसके बाद जो एक क्वेश्चन बनता है कि आईसीयू के बारे में जो कॉमन मिथ होते हैं लोगों के मन में कि ये आईसीयू के बारे में कुछ गलत धारणाएं होती है कि अगर कोई आईसीयू में चला ही गया तो फिर उसके बचने के चांसेस 50-50 हो जाते। तो सर थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लोगों के मन में होता है कि मैं आईसीयू गया हूँ तो शायद वापस नहीं आऊंगा, या दूसरी बात कि आईसीयू में है तो वेंटिलेटर लगेगा ही लगेगा, वेंटिलेटर पे चला गया तो वापस नहीं आएगा। गाँव में बोलते हैं लोग वेंटिलेटर पे चला गया तो कोई चांस नहीं है अब, लेकिन ऐसा नहीं है। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब जहां पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है। जिस पेशेंट को जान का खतरा बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग इंटेंसिव केयर करते हैं। मतलब कि उसकी पर आवर चार्टिंग हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसके वाइटल्स मॉनिटर किए जा रहे हैं और उसको उस खतरे से बचाया जा रहा है। उसमें जान जा भी सकती है, नहीं जा सकती, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर सही समय पर आईसीयू केयर मिल जाए मरीजों को तो 80% पेशेंट बच के जाते हैं। अब आम जीवन में क्या है कि जो अच्छी बातें हैं वो याद नहीं रहती, लेकिन जो बुरी बातें हैं वो याद रह जाती हैं। जो 20% 10% फैटेलिटी है, जो लोग दुर्भाग्यवश या फिर जो कहिए नहीं बच पाते, तो लोग मन में वो धारणा ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये इंसान का नेचर है कि जो खराब चीज़ है वो याद रहेगी, अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं हम। नॉर्मली सर आईसीयू के बारे में लोगों का एक परसेप्शन मूवीज से भी बनता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग आईसीयू में ले जाते हैं उसको भाग के और फिर लोग प्रे करने लगते हैं कि भगवान इसकी जान बचा लेना। तो सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपना बताइए जहाँ पे आपने डेथ को बहुत ही क्लोजली देखा हो और कैसा मतलब फील होता है उस टाइम पे, एज ए डॉक्टर कैसा फील होता है? देखिए, मतलब मैं तो 5 सालों से ज़्यादा इस फील्ड में हूँ। बहुत सारी मौतें मैंने देखी हैं, लेकिन जो सबसे बुरा कहिए, जो डरावना एक्सपीरियंस था मेरा, वो कोविड टाइम में था। कोविड के वक्त क्या हुआ, जब दूसरा फेज था, तो अगर सबको याद हो तो सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई थी, सबसे ज़्यादा मौतें यंग लोगों की हुई थी। 16 से लेकर के 40 की उम्र के लोग ज़्यादा मरे थे। और एक समाज में इतना भय हो गया था इस चीज़ का, और मैंने उस चीज़ को इतना क्लोजली महसूस किया है। मैं बिहार में जब उस समय था आईसीयू में नाइट ड्यूटी पे, रात को 2 बज रहा था, 28 साल का लड़का और वेंटिलेटर की कमी। हमारी हालत सच में ऐसी थी कि इस मरीज को NIV सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब वो वेंटिलेटर जहाँ ट्यूब नहीं डाला हो, बाहर से मास्क लगा के देते हैं। 4 घंटे इसको दे दिया, थोड़ी राहत इसको मिली, अब हमें उसे वहाँ लगाना है। ये मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास अभाव था उस समय और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी। ये इतना खतरनाक पेंडेमिक था। तो एक 28 साल का लड़का जो बैठ के भी सांस नहीं ले पा रहा ठीक से, उसकी छाती लंग जो है पूरी खराब हो चुकी है। उसके फादर मुझे मिले उसी आईसीयू में, हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ,
कि सर क्या चांस है, बच पाएगा। मैं उस दिन मतलब उनके सामने तो नहीं रो पाया मैं, लेकिन स्तब्ध हो गया। रात को 2 बजे मैं एकदम, मुझे लगा मैं हूँ, मेरे फादर अगर होते, मेरी भी लगभग यही एज है, मैं अपने फैमिली का सिंगल होप हूँ, है ना। और वो नहीं बच पाया था। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं बच पाया था। तो वो जो मेरा मतलब, मैं अभी भी रो पड़ता हूँ सोच के कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। काफी सर दर्दनाक एक्सपीरियंस रहा मतलब। तो सर जैसे आप आईसीयू में मेनली डील करते हैं, तो डॉक्टर्स का एक तो काम होता है प्रोफेशनल समाज सेवा, जो लोग बोलते हैं कि लोगों की सर्विस करते हैं, अनदर गॉड का नाम दिया जाता है। लेकिन सर आपकी लाइफ के क्या चैलेंजेस रहते हैं? जैसे हम लोग सुनते हैं कि कभी भी जैसे आपको रात में सो रहे हैं और कॉल आ जाए कि मरीज थोड़ा क्रिटिकल है, इसको देख लीजिए, तो सर इस तरीके के क्या चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि पब्लिक को हमें भगवान नहीं मानना चाहिए, हमें सेकंड गॉड नहीं मानना चाहिए, इंसान ही समझो। आजकल क्या है कि बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं, डॉक्टर्स से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहता हूँ या तो भगवान समझो, झगड़ा नहीं करोगे। आप अगर भगवान समझते हो झगड़ा नहीं करोगे, पूर्ण विश्वास करोगे कि आप जो करेंगे सही करेंगे। एक गैप आ गया इसमें, समाज और डॉक्टर के बीच में कहने की बहुत बड़ा गैप आ गया। उस गैप के लिए जिम्मेवार डॉक्टर भी हैं, लोग भी हैं, मीडिया भी है, फिल्म्स भी हैं, ये सब जिम्मेवार है। हम मतलब एज कुमुलेटिवली हम बोलेंगे तो समाज ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है कि इस बात को समझे कि यहाँ पे अमर कोई नहीं है। जो पैदा हुआ है मरेगा, पैदा होना भगवान के हाथ में है, मरना भी भगवान के हाथ में है। बिल्कुल। बीच में हम, आप जिसे आपने जो पढ़ाई करी या मैंने जो पढ़ाई करी, जो विद्या अर्जित किया हमने, तो जो बुद्धि लगा सकते हैं उस विद्या के हिसाब से वो लगा के, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका मरीज खराब हो या मरे। और आपका काम है एज ए गार्जियन की अच्छी जगह ले जाएं, अच्छे डॉक्टर से मिलें और फिर उस पर सौंप दें, उस पर भरोसा करें। जहां अविश्वास पैदा होगा वहां पे ना डॉक्टर पूर्ण रूप से काम कर पाएंगे। आजकल क्या है, गांव देहात में छोटे क्लिनिक पे लोग खराब मरीज रखने डरते हैं, क्योंकि खराब मरीज रखेंगे कहीं कुछ हो गया, तोड़फोड़ होगी, लोहा में मारेंगे, पीटेंगे। तो इससे अंत में जो घाटा है वो आम पब्लिक का है। और इसी कारण से आज भी आप देखेंगे तो गांव देहात के अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोई भी अपनी जान को गंवाएगा नहीं वहां जाकर के। अपनी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसका प्रोटेक्शन ठीक नहीं है, उसके बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, है ना। बिल्कुल सर। तो सर एक और जो समस्या आम लोगों को फेस करना पड़ता है, जैसे कोई अपना मरीज लेके जा रहा है, किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, तो कभी कभी ये सुनने में समझने में आता है कि डॉक्टर लोग या हॉस्पिटल की तरफ से थोड़ी इनसेंसिटिविटी दिखाई जाती है। जैसे जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं जरूरी है, जो जांचें नहीं जरूरी है, वो लिख दिया जाता है, अननेसेसरी जांचें लिख दी जाती हैं, सर्जरी अननेसेसरी कर दी जाती है। तो सर इससे मतलब आम लोग जो एक पैनिक की सिचुएशन में होते हैं उस टाइम पे, वो कैसे इसको समझें और कैसे इस चीज से बचें? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन 10%, 20% जो भी कर रहे हैं करते ही हैं। आइडियल कंडीशन कहीं भी नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, और इससे बचाव आम पब्लिक खुद ही कर सकती है। आपको यह चुनाव करना पड़ेगा, समझदारी लानी पड़ेगी, मेडिकल एजुकेशन खुद के अंदर डेवलप करना पड़ेगा, नॉलेज हासिल करना पड़ेगा कि भैया मुझे कहाँ जाना है, किसको दिखाना है। और बीमारी है तो विंडो शॉपिंग ना करें, सही जगह पहुंचे और उसको पूरा फॉलो करें। आपने कहा कि जांचें गलत लिख दी जाती हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है कि जांच गलत लिख रहा है? जैसे मैं अगर डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, अब मुझे डॉक्टर ने लिखा कि जांच कराना है आपको, तो किसी डॉक्टर ने कहा कि हाँ जांच गलत लिखा हुआ है, या किसी ने अरे ये तो गलत है? कमेंट्री जो कर रहे हैं वो खुद डॉक्टर नहीं है, इस फील्ड से नहीं है, या डॉक्टर है भी तो कंपटीशन में शायद छोटी बुद्धि कही है जो कही है, उसमें क्या है कि पब्लिक परेशान हो जाती है कि जांच गलत हो गया, बीमारी गलत, हमारी कुछ और थी, इन्होंने कुछ और कराया, पैसे के लालच में, कट कमीशन के चक्कर में, ये बहुत सारी संभावनाएं लोग मन में लाते हैं। तो सबसे अच्छा है, अभी देखिए BHU है या हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल अस्पताल खुल रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप खुल रहा है, वहां तो कमीशन कुछ नहीं है, थोड़ी भीड़ ज्यादा मिलेगी, आप वहां जाएं, एक बार देखें, लेकिन अविश्वास ना करें। और मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर सारे सही हैं, सब सही ही कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बचने का एक ही तरीका है कि आप चुनाव सही करें।
आप किसी के बहकाव में नहीं आए। आम पब्लिक को पता ही नहीं है कि उनको डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो डॉक्टर है भी कि नहीं है। आपने, मुझे लगता है कि आप में से किसी ने भी जाकर के किसी डॉक्टर से पूछा भी होगा कि सर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। आपका हक है, पूछ सकते हैं ना। जो आपका व्यक्ति जो आपके स्वास्थ्य से खेल रहा है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा या बुरा करने की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप फिर भी वह इलाज करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद, मेडिकल फील्ड की पढ़ाई इतनी लंबी है, कोई कट कमीशन के लिए कुछ करेगा। अगर कर रहा है तो बहुत ही गलत है, और लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। लेकिन सर जैसे जैसे मैंने आपको बोला दवाइयों के बारे में, तो अभी आपने रिसेंटली एक केस सुना होगा, कोडीन युक्त जो सिरप चल रही थी खांसी की, उसमें बड़ा स्कैम सामने आया। तो जब डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और मरीज उसको लेके किसी मेडिकल स्टोर पे गया, उस टाइम पे अगर मेडिकल स्टोर वाला उसको गलत दवा दे रहा है या इस तरीके की दवा दे रहा है, तो सर यहाँ इसको कैसे रोका जाए या मरीज कैसे बचे इन सब चीजों से? देखिए, रेगुलरिटीज तो लाना, रूल्स लाना सरकार का काम है। एक दवाई किसी के लिए दवाई है, किसी के लिए जहर भी हो सकता है, या उसका दुरुपयोग हो सकता है, नशे के लिए यूज कर सकते हैं। डॉक्टर ने एक फाइल लिखा, एक आपको लेनी है, 5 दिन 7 दिन खा के फिर दोबारा आना है। अब उसको रिपीट मोड पे वो पेशेंट या तो लेके बेच रहा हो, सपोज इस दुकान से लिया फिर वहां भी ले लिया, 3 जगह ले सकता है। तो हमारे पास कोई चेक पॉइंट नहीं है कि इन्होंने एक बार ले लिया है, ऐसा कोई वो बनना चाहिए। शेड्यूलिंग होनी चाहिए ऐसा कुछ कि मतलब एक पेशेंट ने इस पे ले लिया है, अब ये कहीं और ये दवा नहीं ले सकता है। तो हमारे यहाँ इसका रूल्स नहीं है, और इसमें डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। ये काम अथॉरिटीज का है। और ये हमारा एक जो बीइंग दुकानदार, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है उसका बच्चा भी कहीं पे नशा कर रहा हो लेकर के, आप किसी और नशा बांट रहे हो तो आपका बच्चा भी तो कहीं ले रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ना पढ़ें। सर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि जैसे आजकल क्या होता है कि घरों में नॉर्मल बुखार है किसी को, या मान लीजिए सर्दी खांसी इस तरीके की है, तो लोग क्या करते हैं, गूगल से, यूट्यूब से या रील्स में देख के खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं करना चाहिए। तो सर ऐसे टाइम पे आप क्या सजेस्ट करेंगे, या ये कितना हार्मफुल है, थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को बताइए, जिससे ये थोड़ा सा सही नॉलेज जाए लोगों के मन में। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आमतौर पे कोई एक रील आता है सामने कि अगर आपको खांसी है, या तो वो एक लिस्ट बनाएंगे या कुछ नुस्खा बताएंगे, और लोग उस रील को सॉल्व करके, सेव करके आगे उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये कितना ठीक है और कैसे इससे बचा जाए? देखिए, इंडिया में ओवर द काउंटर ड्रग का एक सिस्टम है, ओटीसी ड्रग बोलते हैं। कोई भी आम पब्लिक ले सकता है। पैरासीटामोल आप जाके बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। बुखार की दवाई है, गैस की गोली है, तो आम पब्लिक को ये ओवर द काउंटर मिल जाता है। हेडेक की दवाई है। तो ये छोटी मोटी चीजों के लिए वंस इन अ वाइल, कभी एक बार हुआ, आप चले गए ले लिया। लेकिन अगर वही चीज बार बार हो रही है और आप बार बार ले रहे हैं, तो आप किसी बड़े बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं। आपका शरीर कह रहा है कि आप बीमार हो रहे हैं, आप डॉक्टर से मिलिए। आपको लगता है एक खुराक लिया, फायदा हो गया। अभी वैसे मरीज पहुंचते हैं हमारे पास, 4 महीने से चल रहा था, हेडेक हो रहा था, मैं टेबलेट खा रहा था, आराम हो रहा था। फिर हमने MRI कराई, CT कराया, तो पता चलता है कि उसमें कोई ट्यूमर है या कुछ अलग दिक्कत है उनको। तो 4 महीने पहले जो जिस चीज को आप रोक सकते थे, आपने 4 महीने या 6 महीने 1 साल उसको बढ़ने का टाइम दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो एक बार कोई दवा खा लिया, किसी से पूछ के, दुकानदार से पूछ के जो दवाइयाँ मिल जाती हैं, उससे कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन बार बार ना करें, बिल्कुल इग्नोर ना करें। सिम्टम रिलीफ हो गया, ना समझे कि हम बीमारी से मुक्त हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन सर ने बताई कि अगर आपको कभी भी ऐसा कोई माइल्ड सिम्टम किसी भी चीज का होता है, तो आप एक आध बार दवा लेके, अगर ये रिपीट होता है, तो आप बार बार इस चीज को खुद से ट्रीट करने की जगह किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके जरूर मिलें। आप खुद से डॉक्टर बनने की घर पे कोशिश ना करें। एक सर पेशेंट्स के मन में, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा वहम रहता है कि डॉक्टर अक्सर बहुत महंगी दवाई लिख देते हैं। तो इसका थोड़ा सा बताइए कि महंगी दवाई के पीछे क्या रीजन रहता है? देखिए, दवाइयाँ महंगी या सस्ती करना तो सरकार का काम है। अथॉरिटीज जो डिसाइड करती हैं, कंपनी हिसाब से, उसके हिसाब से ही अपना MRP सेट करते हैं। जो पब्लिक के मन में एक रहता है कि दवाई महंगी लिख रहे हैं, तो ब्रांड जो भी है, अच्छी कंपनी जो है, कोई भी इंसान जब कपड़ा खरीदता है तो जिसकी जैसी हैसियत है
वो अपना ब्रांड देखता है कि मैं अच्छे ब्रांड का पहनूं। अगर आमदनी आज मेरी 20,000 पर मंथ की है तो मैं ये ब्रांड पहन रहा हूँ, कल 30,000 होगी तो मैं ये ब्रांड पहनूंगा। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को समझना चाहिए कि शरीर के बाहर जो हम डाल रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट है जो हम अंदर डाल रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो दवाई महंगी और सस्ती ना देखें, ये देखें कि अच्छी कंपनी की हो। और ऐसा क्यों जरूरी है, किसी दवाई, मान लीजिए कोई आप ड्रग खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो 500 mg अगर उस पर लिखा है तो एक ब्रांडेड कंपनी की मेडिसिन एश्योर करती है कि उसमें 500 mg के आसपास मॉलिक्यूल जो गवर्नमेंट का मानक है उसके हिसाब से है। लेकिन जो कंपनीज, हालांकि सबको लाइसेंस तो गवर्नमेंट नहीं दिया है, आई थिंक वो भी पूरा करते होंगे, लेकिन जो फर्क आ जाता है वहां फर्क होता है। और उस पर डॉक्टर को विश्वास होता है कि ये कंपनी का, मुझे मालूम है कि इसमें इन्होंने ठीक को किया है, तो एक ब्रांड लिखता है। हालांकि मैं इसका विरोधी हूँ, मैं कहता हूँ कि आप सीधा मॉलिक्यूल नेम लिखिए, जिससे लेना होगा वो लेगा। लेकिन फिर वही पेशेंट आए कंप्लेंट करेगा कि मैं लिया था मुझे ठीक नहीं हुआ। तो इस मामले में डॉक्टर्स का बहुत रोल नहीं है। प्राइसिंग पे, कंपनीज को लाइसेंस देने में, ड्रग्स जहां मैन्युफैक्चरिंग है, जो मार्केट कर रहा है, इन सब पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज का रेगुलेशंस है। बिल्कुल, अगर वो टाइट करें, वो ठीक रहे, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जो दवा लिखे, मॉलिक्यूल, इंडिया में रूल है कि आप मॉलिक्यूल लिखेंगे, लेकिन मैंने जो मॉलिक्यूल लिखा और मेरे मरीज जाके वो मॉलिक्यूल 30 कंपनियां हैं, जाके किसी एकदम बहुत ही ऐसे कंपनी के लिए जहाँ पे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर वो कंप्लेन भी डॉक्टर से करेगा और आपको फायदा भी नहीं हुआ, पैसा भी गया। तो ये जरूर सोचें कि जिस तरह हम पहनावे में, एक गाड़ी खरीदने में, हर चीज में हम ब्रांड देखते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है पर्सनली, मैं अगर यूज करूं तो मैं ब्रांडेड मेडिसिन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे अपने शरीर के अंदर डालना है। हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो देखते हैं अरे लोकल ना हो, किसी ने मिक्स ना किया हो, कुछ ना, और हम खुद के अंदर डाल रहे हैं, इसमें इतना कंफ्यूज हो रहा है। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताइए जरूर कि ये कितना इफेक्टिव है और जो रूरल एरिया में ग्रामीण लोगों की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ा है। देखिए, आप अगर देखेंगे तो पहले गांव में सुविधाएं क्लिनिक की होती थी, प्राइवेट क्लिनिक हैं या फिर कोई गवर्नमेंट का छोटा मोटा पीएचसी है या रेफरल यूनिट है, और वो मरीज पैसे के अभाव में अपनी बड़ी बीमारी का या छोटी बीमारी का भी इलाज करने में, जाने में डरते थे कि भर्ती होंगे तो खर्चा रहेगा। लेकिन मैं मोदी गवर्नमेंट को इस मामले में बहुत ही एक उपलब्धि भरा काम है उनके लिए कि हमारे 140 करोड़ पॉपुलेशन इस देश का भी है ऑन डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत करी और एक बोलेंगे इंश्योरेंस दिया पब्लिक को, आम पब्लिक को इंश्योरेंस दे दिया कि आप सरकारी में नहीं कराना चाहते, कहीं प्राइवेट में कराना है। आपको लगता है कि नहीं, मैं सरकारी में सुविधाएं नहीं है या प्राइवेट में वहां जाके दिखाऊंगा, डॉक्टर की फीस महंगी है, तो उन सब से आपको बाहर निकाल दिया। और एक गांव के जो वंचित लोग हैं, जो बिल्कुल जिनको अभाव है सब चीज का, तो उनको एक हेल्थ के मामले में निश्चिंत कर दिया कि आप बड़े अस्पताल में जाइए, बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, आपका खर्चा नहीं लगेगा। और पब्लिक को बिल्डिंग्स देख के डरना नहीं है। अगर आयुष्मान भारत है तो आप जाइए, आपके इलाज में एक पैसा लगता नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर जैसे अपना थोड़ा सा आईसीयू का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। आम लोगों के लिए आईसीयू मतलब एक गेट लगा रहता है जिसके ऊपर लाल कलर का आईसीयू लिखा रहता है, उसके अंदर आप लोग ऑपरेट करते हैं। तो जब आप ऑपरेट करने जाते हैं उससे पहले क्या वो रूटीन प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं और मशीन्स कैसे कैसी क्या क्या होती हैं वहाँ पे, थोड़ा सा सर इसके बारे में बताइए। आप जहाँ तक लगता है कि दो क्वेश्चन एक साथ फ्रेम कर दिए। आप ऑपरेशन थिएटर भी चाह रहे हैं पूछना और आईसीयू चाह रहे हैं पूछना। नहीं, आम लोगों का परसेप्शन तो ये होता है कि जहाँ पे गेट बंद है वहां पे अंदर कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा। आईसीयू में गेट इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि आईसीयू में इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उनकी शरीर की क्षमता नहीं है कि रोगों से लड़ सके, तभी वो इस हालत में पहुंचे हैं। तो उनको सबसे पहले सेपरेट किया जाता है ताकि वो बाहर से अन्य बीमारियों का फिर लोड ना आ जाए उनके ऊपर। आम पब्लिक को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, मिलने का टाइम दिया जाता है, उस टाइम में एक ड्रेस, एक शू कवर, एक कैप, मास्क पहन के आप अंदर जाएंगे ताकि वो व्यक्ति जो बीमार है, जो आईसीयू में है, आपके शरीर से बाहर से लाए हुए जम्स उसको एक नए जम्स ना मिल जाए या फिर उसके पास जो बीमारी है वो आपके पास ना चला जाए। तो एक बैरियर है, बिल्कुल एक मेन कारण ही है। दूसरा है कि
आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारी नलियां डली होती हैं, मुंह में पाइप है, ड्रेन डला हुआ है, पेशाब की नली डली है, या खाने की ट्यूब डली है। कंडीशन देख के आम पब्लिक देख भी नहीं पाता उस चीज को। जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, जो केयर टेकर हैं, केयर गिवर्स हैं, वो उनको डील कर रहे हैं। तो ये किसी को देख के अच्छा लगता नहीं है। उनका व्यक्ति अगर बाहर से शीशे में सब कुछ दिखता रहे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। तो ये कारण से भी गेट बंद किया जाता है। एसी लगा होता है, एक नॉर्म है कि टेम्परेचर आपको इतना मेंटेन रखना है, क्योंकि उसमें जर्म्स डेवलप नहीं होते उस टेम्परेचर के नीचे। तो ये सब एक और स्टाइल मतलब वातावरण मेंटेन करने के लिए एक क्लोज कमरा बनाया जाता है आईसीयू। तो सर मेरा जो इसी में इंक्लूडेड एक क्वेश्चन था कि मशीन्स के बारे में, सर्जरी से पहले क्या आपका प्रोसीजर वगैरह रहता है, कैसे? देखिए, सर्जरी के पहले एक पीएससी चेकअप होता है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर अगर फिटनेस देंगे तो सर्जरी होगी, नहीं देंगे तो नहीं होगी। आपके पास पहले से सपोज कोई बीमारी है, बीपी है, शुगर है, या कोई बीमारी है जो लंबा टाइम से दवा खा रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसकी जानकारी डॉक्टर को होनी चाहिए। तो वो चेकअप किया जाता है कि आपका शरीर सर्जरी के लायक है भी कि नहीं है। अच्छा। अगर हम सर्जरी करते हैं तो आपको बचाएंगे या और खराब हो जाएंगे आप। तो अगर आपको बचा पाएंगे तो करेंगे। अगर सपोज सर्जरी करने से आपकी जीवन अगर 6 महीने का है और 2 महीने बचेगा तो फायदा नहीं है, या आपके ऊपर खतरा बन जाए, तो उसका इलाज पहले किया जाता है। जो पहले से बीमारी चली आ रही है, आपके शरीर को पहले फिट किया जाता है, उसके बाद प्रोसीजर किया जाता है। तो इसलिए पीएससी चेकअप या कुछ जांचें होती हैं जो कराई जाती हैं, वो जांच में फिट रहेंगे तो सर्जरी किया जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन आपको एक डॉक्टर के तरीके से नहीं, मैं एक सीनियर होने के तरीके से पूछ रहा हूँ। जो बच्चे नीट दे रहे हैं आजकल, जो पेपर आउट हो रहा है, या फिर जो भी बच्चों को समस्याएं हो रही हैं, तो सर इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे एज अ सीनियर, उनका एक फ्यूचर डॉक्टर के सीनियर होने के नाते? साइकियाट्री में एक बहुत सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ बच्चों के लिए, कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें उसके पीछे नहीं भागना है। हमारे कंट्रोल में क्या है? पढ़ना। पेपर लीक, एग्जाम कब होगा, सेंटर कहाँ होगा, दिस ऑल आर फैक्टर्स जिसे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अथॉरिटीज कंट्रोल कर रही हैं। चेक करने का काम डिपार्टमेंट कोई और है, पेपर पब्लिश करने का और है। लीक हो रहा है तो उसको भी चेक एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो किया जा रहा है। आपके पास एक ही काम बचा है, आप पढ़िए। हो सकता है कि 10-20% वैसे लोग पहुंचते हो, लेकिन 80-90% तो फेयर पहुंचते होंगे। तो मेरा बच्चों को यही संदेश है, इन सब बातों में ना पड़े। इन सब बातों के लिए आपके गार्जियंस, देश की जागरूक जनता खुद पड़ी हुई है। अच्छे नेता, ईमानदार नेता, अच्छे पुलिसकर्मी, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। बच्चों को इनमें कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आपस में चिट चैटिंग की जरूरत नहीं है। मैं भी देखता हूँ, आप भी अच्छे टीचर हैं, आपको ही पता है। सपोज 100 क्वेश्चन किसी टीचर ने कराया और एक क्वेश्चन उसमें गलत आंसर लिखवा दिया गलती से, या टीचर बाई मिस्टेक हो गया उससे, तो बच्चे आपस में लड़ेंगे, अरे तुम्हारे टीचर ऐसे, मेरे टीचर ऐसे, या टीचर तो अच्छे नहीं है, बुरे नहीं। अरे 99 तो सही कराया ना, उतना पढ़ लो। तो मुझे ये लगता है कि हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। आप हो सकता है कि आपका भाग्य अच्छा हो, या आपके पापा बहुत पैसा वाले हो, या पेपर लीक करा के पहुंचा दें। सबके पापा पेपर लीक नहीं करवा रहे हैं, सबके पास पैसा नहीं है, बच्चे उसमें ठीक से पहुंच रहे हैं। तो बीइंग अ चाइल्ड या बीइंग अ एस्पिरेंट, जब मैं था तो मैं भी सोचता था कि भैया जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे क्यों भागूं। एग्जाम की डेट बढ़ने वाली है, जैन में होगा, जुलाई में होगा, जब होगा, मेरा काम है प्रिपेयर रहना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी तैयारी पूरी रखूं, ताकि परफॉर्म करना हो तो मैं बिल्कुल शाइन करके निकलूं वहां से। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनका फोकस मेन पढ़ाई पे होना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रोफेशन के बारे में काफी बातें कर चुके हैं, थोड़ा सा सर की पर्सनल लाइफ के बारे में, कि सर जैसे हम लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपका एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर के तरीके से आप मिलते हैं। पर्सनल लाइफ में आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो हम लोग इसके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे। जरूर, जो भी आपको अच्छा लगता हो या जो भी जैसे भी आपकी पसंदीदा चॉइस हो उसके बारे में बताइएगा। क्रिकेट देखते हैं सर आप? बहुत। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है सर? सूर्यवंशी चल रहा है अभी मेरा। अच्छा, अभी उससे पहले सर? विराट कोहली को पसंद है। ओके। फेवरेट मूवी कौन सा है सर आपका? मदर इंडिया। मदर इंडिया, बहुत अच्छी चॉइस है। फेवरेट एक्टर कौन है सर? मनोज पसंद है मुझे।
मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी। फेवरेट एक्ट्रेस कौन पसंद है सर? कोई नहीं। तो आपको अगर हॉलीडे पे जाना होगा तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? पहाड़ कोई भी। कोई भी पहाड़। फेवरेट खाना? दाल भात, भुजिया, चोखा। फेवरेट मिठाई? रसगुल्ला। रसगुल्ला बहुत अच्छा चॉइस है। मैं भी रसगुल्ला बहुत पसंद करता हूँ। तो ये हैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। आप लोगों ने इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, कैसे जो एक आम लोग के मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं, मिथ्स रहते हैं, उनको आपने देखा, समझा कि किस तरीके से उसके बारे में गलत फहमियाँ जो रहती हैं डॉक्टर साहब ने दूर की, और थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाना। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट से। तब तक के लिए नमस्कार।